डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आज हम सेकंड ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एफएससी सेकंड पार्ट। वो हमारे पास टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम सिर्फ डेफिनेशन करें, सादी सी डेफिनेशन, अगर सिर्फ लफ्जी देसी सी डेफिनेशन करें तो हमारे पास बनती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी एरिया से, जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास कोई एरिया है, वो जो एरिया इसके बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, दीवार की सूरत में दीवार बन के खड़ा हुआ है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में से कितनी लाइंस पास करेंगी, अगर एक पास करेगी इसका फ्लक्स 1 होगा, 2 2 3 3 4 होगा तो इसका 4 फ्लक्स होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपने देखनी है कि एरिया जो है ये हमारे पास सरफेस है। यहाँ पर मैंने एक यूनिट वेक्टर ड्रा किया जिसको नॉर्मल यानी सॉरी एन यूनिट वेक्टर से मैंने डिनोट किया हुआ है। बेसिकली ये एन यूनिट वेक्टर जो है एरिया के वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर है, जिसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये यूनिट वेक्टर है जो डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ एन एरिया, और ये हमेशा नॉर्मल होता है। ये जो साइन है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो क्वांटिटी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्वांटिटीज एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। किसी भी सरफेस के नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और सरफेस हमेशा किसी एरिया की होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब एक और डेफिनेशन करते हैं, अगर एक और डेफिनेशन करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ एरिया। ये बात आपने याद रखना है, नॉर्मल वेक्टर। बहुत स्टूडेंट सिर्फ एरिया का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर ऑफ एरिया वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान में ही लिया जाता है। अब उसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स, सो एरिया इज नॉट टेकन, ओनली नॉर्मल वेक्टर इज टेकन। यानी हम वेक्टर लेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होगा ई डॉट ए वेक्टर्स के। तो अगर हम यहाँ पर देखें डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जब हम डॉट को हटाते हैं तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा यानी थीटा ऑफ कोसाइन आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा करें कि पेपर में आपको एमसीक्यूज के लिए चेंज करके भी दिया जा सकता है। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, पर कूलम वैसे ही आ जाएगा, मीटर स्क्वायर वैसे ही। तो इसको अगर हम हल करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम के बराबर होगा। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, वैसे ये मुश्किल नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस आती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर हों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस नॉर्मल वेक्टर यानी एरिया इस तरह पड़ा हुआ है कि नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब एंगल हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास फ्लक्स इक्वल हो जाएगा cos 90 इंटू ई ए। तो cos 90 आपके पास वैल्यू 0 होती है, और हमारे पास टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो होगा 0। यानी इसका मतलब है कि जब हमारे पास जो एरिया है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, यानी कि एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, यानी एक एक्सिस पे तो नहीं लाया करता। अगर हम 3 डिमेंशन की बात करें, यानी वो ऐसे आप ये कह लें कि अगर हमारे पास सादे अल्फाज में कहते हैं कि नॉर्मल वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, 0। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो एरिया है इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर नहीं सकती। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है पैरेलल वाली, कि हमारे पास एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है तब क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो एंगल नहीं बनेगा। तो हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा, 0। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ई ए के इक्वल आ जाएगी। बेसिकली ये जो दो प्रॉपर्टीज परपेंडिकुलर वाली और पैरेलल वाली है, ये दो प्रॉपर्टीज आपने वही डॉट प्रोडक्ट वाली जो दो प्रॉपर्टीज हैं आपने उन्हीं को ही मद्देनजर रखना है। जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास पहले उसको पढ़ने से पहले आपने एक चीज़ देख लेनी है कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके जहाँ पर
90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके बिल्कुल सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने एडजेसेंट यानी बेस और अपोजिट यानी परपेंडिकुलर को कैसे पहचानना है। उसका तरीका ये है कि आपने एंगल कंसीडर करना है कि आप जो एंगल है वो कहाँ पर ले रहे हैं, यानी 90 डिग्री के अलावा जो आप एंगल लेते हैं। तो इनके जो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंगल लेता हूँ तो इस एंगल के बिल्कुल सामने हमारे परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ एडजेसेंट होगा। अगर मैं एंगल इसी ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो इसके बिल्कुल सामने एल्टीट्यूड यानी अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, और इसके बिल्कुल साथ हमारे पास बेस यानी एडजेसेंट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अब मैंने करना क्या है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने जो एरिया है उसे मैंने इंक्लाइंड कर देना है, यानी उसको मैंने क्या कर देना है कि एक ये समझ लें कि जैसे स्लोप होती है, स्लोप की शक्ल में उसको मैंने लिटा दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर ये जो एरिया है इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब कि ये वाला जो सारा एरिया है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद चूंकि हम एंगल ये वाला ले रहे हैं, हम एंगल ये वाला लेंगे तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के बिल्कुल साथ आ जाएगा हमारे पास बेस, और ये बन जाएगा AX, ये बन जाएगा AY, यानी एरिया ऑफ एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ वाई एक्सिस। तो AX की वैल्यू आपको पता है cos थीटा के बराबर है, तो हमारे पास फ्लक्स EAX और हमारे पास फ्लक्स की कीमत ये cos थीटा बन जाएगी। cos थीटा को हटाएंगे तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने जब एरिया इंक्लाइंड है तब फ्लक्स कब फाइंड करना है। उसके लिए आपको ये जो राइट एंगल बन रही है उसकी जो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज किस तरह फाइंड करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस है, ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियस बात है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद एरिया की सरफेस, यानी एरिया कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। छोटा एरिया होगा तो फ्लक्स कम होगा, बड़ा एरिया होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। और मेन चीज़ एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरिया चाहे जितना मर्जी ले लें, अगर एंगल ही दुरुस्त नहीं है जो फ्लक्स को मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जा सके तो हमारे पास फ्लक्स पैदा नहीं होगा। यानी एंगल डिसाइड करेगा कि फ्लक्स पैदा होगा या नहीं होगा, ये मेन पॉइंट है। चलें डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो देन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो देन मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।